ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम से, जो कि पहला टॉपिक है जो कि मुझे भेजा गया था उसके अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर्स का पेपर कुछ इस तरह से होता है, पहले ब्रीफली वो डिस्कस करते हैं कि कैसे पेपर स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली हर एक क्वेश्चन में एक थियरी पार्ट होता है और एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है। जनरली बैलेंस्ड रहता है, न्यूमेरिकल और थियरी का एक प्रॉपर बैलेंस रहता है। लेकिन ओनली न्यूमेरिकल करने से या ओनली थियरी करने से दोनों से काम नहीं चलेगा, दोनों का तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेशंस भी आएंगे और कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो कि करना होगा। राइट, तो जल्दी जल्दी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, कुछ कुछ थोड़ा थियरी भी कवर कर लेंगे और फिर न्यूमेरिकल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्सेस से। फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम पहला टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला है डेफिनेशन कि फोर्सेस होते क्या हैं। तो फिजिकल साइंस विच डील्स विद इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। राइट, फोर्सेस जब स्टडी करते हैं या जनरली इन जनरल अगर बोला जाए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब डिस्कस करते हैं तो उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें से हमें रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को स्टडी करना है। और इसमें से भी सिर्फ स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो, डायनेमिक्स वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अभी के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे जो कि है सिर्फ स्टैटिक वाला पोर्शन। ठीक है, तो स्टैटिक्स से हम लोग क्या समझते हैं? स्टैटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जो कि पार्टिकल्स और ऐसी बॉडीज़ जो कि रेस्ट में रहती है उनके साथ डील करती हैं। ऑलराइट, या बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो मूव करते हैं ऑब्जेक्ट्स, उन्हें बोला जाता है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टैटिक्स में। ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि स्टैटिक्स में आएंगे, जो कि है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम्स, देन बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें अभी सिलेबस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। और बेसिक्स जो ट्रसेस आएगा, फ्रेम्स तो अभी नहीं है लेकिन ट्रसेस वाला पोर्शन आने वाला है। ठीक है, इसके बाद फोर्स को डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि फोर्स होता क्या है। ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लेना। एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अपॉन विच एक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, किसी भी बॉडी के, लेट सपोज अगर ये कोई बॉडी है और इस पर मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एक चेंज आ रहा है, ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है। तो वो फोर्स या वो पुश जो मैं इस पर लगा रहा हूँ, जो कि इसके स्टेट को चेंज कर रहा है, उसे फोर्स बोला जाता है। ठीक है, जिसकी यूनिट है न्यूटन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर डिफाइन करें हम लोग 1 न्यूटन फोर्स को, कि व्हाट इज़ 1 न्यूटन फोर्स, तो इट इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। इसको समझने के लिए लेट्स से अगर एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और इसको मुझे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो इस पे जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स होगा 1 न्यूटन का। इस 1 kg की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन कराने के लिए जितना फोर्स मैं अप्लाई करूँगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। कैसे इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर 1 किलो की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कराया, तो जो फोर्स निकल के आया दैट इज़ 1 न्यूटन। तो दैट इज़ फोर्स 1 न्यूटन। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है 1 न्यूटन फोर्स की, कि हाउ टू डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी फोर्स के, जिसमें पहला है मैग्नीट्यूड, कि कोई भी एक फोर्स है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, यानी उसकी फिजिकल स्टेट होगी कि कितने मैग्नीट्यूड क्या है, कितने एक्सटेंट का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ है डायरेक्शन, सर्टन फिक्स डायरेक्शन होगा, कि जिससे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसका एक सर्टन डायरेक्शन भी होता है।
इसका एक नेचर भी होता है जो कि मे बी टेंसाइल हो सकता है या कंप्रेसिव हो सकता है। लेट्स से अगर कोई स्पंज का पीस है और उसे मैं इधर से और इधर से दबा रहा हूँ तो कुछ इस तरह से डिफ़ॉर्म होगा अंदर की तरफ, इसमें कंप्रेशन आएगा, तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स। या अगर इन दोनों एंड्स को पकड़ के मैं खींचने लगूँ तो ये कुछ ऐसा डिफ़ॉर्म हो जाएगा, उस केस में वो फोर्स हो जाएगा टेंसाइल फोर्स। थर्ड एक कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो पॉइंट, कि किस पॉइंट पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं इस बॉक्स के टॉप एज पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोर्स के। लास्ट ईयर पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स और फोर्स की डेफिनेशन लिखने आई थी, तो ये थियरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स टाइप से ज़्यादा हमें अभी मतलब नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उतना कवर करते हैं। बाकी ये प्रेजेंटेशंस आई थिंक में मिल गई होगी तो उसमें से तुम पढ़ सकते हो। अब मेजर जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, की फोर्सेस को किस किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। तो फोर्स सिस्टम में 2 तरह से क्लासीफाई करा है, एक है कोप्लेनर और एक है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर्सेस कौन से होते हैं? वो फोर्सेस जो कि एक प्लेन के अंदर एक्ट करते हैं। बचपन में पढ़ा होगा, प्लेन्स होते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें अलग अलग एक्सिस प्लेन बनाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये 2 एक्सिस मिलके जो 2D सरफेस क्रिएट करती है उसे प्लेन बोला जाता है, और इसके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें बोला जाता है कोप्लेनर फोर्सेस। यहाँ पर अगर तुम देखो तो F1, F2, F3, F4 ये सारे एक ही प्लेन के अंदर एक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे कोप्लेनर फोर्सेस हैं। ठीक है, उसके अपोजिट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस जो कि एक प्लेन के अंदर एक्ट नहीं करते हैं, डिफरेंट प्लेन्स में एक्ट करते हैं। जैसे कि F1 देखो तो ये अलग दूसरे प्लेन में एक्ट कर रहा है, F2 दूसरे प्लेन में एक्ट कर रहा है, और F3 और F4 एक अलग प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो एक और टाइप आता है जो कि है कॉन्करेंट फोर्सेस। इसका मतलब क्या, कि कोई भी फोर्स जो है वो अगर किसी सिंगल पॉइंट से पास कर रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है कॉन्करेंट फोर्सेस। यहाँ पर अगर तुम देखो तो F1, F2, F3 ये सभी फोर्सेस, या बोला जाए कि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक पॉइंट O से पास कर रहा है, तो इसलिए इन्हें बोला जाएगा कॉन्करेंट फोर्सेस। फर्दर क्लासिफिकेशन है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, कि जो फोर्सेस हैं कोप्लेनर तो हैं, इसका मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन कॉन्करेंट नहीं है, यानी एक पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ XY प्लेन, तो ये सारे फोर्सेस एक प्लेन में लाई कर रहे हैं लेकिन एक किसी पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ तो लेट्स से ये उससे पास कर जाएगा और दूसरा कोई इससे पास करने वाला नहीं है। तो ये होते हैं कौन से कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट टाइप है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, यानी कि एक प्लेन में भी नहीं लाई कर रहे हैं और ना ही किसी एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को बोला जाएगा नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट टाइप है लाइक पैरेलल फोर्सेस, जो कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लाई करते हैं और पैरेलल टू ईच अदर, सारे पैरेलल होंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ पे सभी जगह ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और सभी जगह इक्वल मैग्नीट्यूड से एक्ट कर रहा है, तो उसे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर दी जाती हैं जो कि पैरेलल लाइंस हैं और सभी एक ही डायरेक्शन में एक ही जैसे एक्ट कर रहे हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। सारे पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन ये फोर्स जैसे देखा जाए तो ये ऊपर एक्ट कर रहा है, ये ऊपर एक्ट कर रहा है, वहीं ये दो फोर्सेस हैं जो कि नीचे वाली डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं फोर्सेस के डिफरेंट, जिसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, या आगे भी हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इनमें से कुछ कुछ का यूज़ होने वाला है। यहाँ पर सारे फोर्सेस जो भी हमने पढ़े उसकी समरी है कि कौन कौन से टाइप होते हैं। एक बार ब्रीफली इसको देख लो और किसी में अगर डाउट हो तो पूछ लो।
ठीक है, आगे चलते हैं अब जो है मेन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जो थियरी वाला पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मेन है कि कैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह को अप्रोच करना है, और न्यूमेरिकल्स में बेसिक जो चीज़ें कैसे यूज़ होने वाली हैं। तो फर्स्ट टाइप उसमें रहेगा जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में बेसिक स्टार्ट यहीं से होता है कि हाउ टू रिजॉल्व फोर्स। जनरली 11th-12th के फिज़िक्स में स्टार्टिंग यहीं से होती है कि फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करना है और उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसको अब हम ब्रीफली देखने वाले हैं। तो लेट्स से अगर कोई फोर्स है एफ, जो कि एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल पर लाई करता है। ऑलराइट, तो इसे हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जो कि एक होगा अलोंग वाई डायरेक्शन और एक होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अगर प्रिंसिपल्स तुम लोग जानते हो तो लेट्स से ये एक ट्राइंगल है जिसमें एफ इज़ हाइपोटेनस और थीटा एंगल है यहाँ पर। तो मुझे अगर ये साइड पता करनी है तो दिस साइड विल बी, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से एक्स, और एक ब्लू से बना देता हूँ मैं, दिस साइड इज़ वाई। तो x की वैल्यू क्या होगी, x विल बी, या एंगल के फॉर्म में लिखते हैं, ज़्यादा इजीली समझ आएगा। सभी ने पढ़ा हुआ है साइन थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि x ऑन हाइपोटेनियस, जो कि यहाँ पर f है, हाइपोटेनियस की वैल्यू f। और एक और रेशो है cos थीटा, दैट इज़ एडजेसेंट y अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि है f। यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू आती है f इंटू साइन थीटा और y की वैल्यू आती है f cos थीटा। तो x निकल कर आ गया f साइन थीटा और y निकल कर आ गया f cos थीटा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस पे और ये जो इसका कंपोनेंट है फोर्स का जो ब्रेक किया है, उसकी वैल्यू होगी f cos थीटा के इक्वल। और ये जो कंपोनेंट है जो कि y एक्सिस के अलोंग है, उसकी वैल्यू होगी कितनी, f साइन थीटा के इक्वल। तो ये बेसिक है कि कैसे एक फोर्स को रिजॉल्व करते हैं अलोंग टू डायरेक्शंस, जो कि है x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। जब फोर्सेस को इक्विलिब्रियम वाला हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये हेल्पफुल होगा कि हाउ टू रिजॉल्व फोर्सेस। तो बेसिक डेफिनेशन इसकी है, द सेपरेशन ऑफ फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स इन सच अ मैनर दैट द इफेक्ट ऑफ फोर्स डज नॉट चेंज, दैट इज़ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर जो F एक थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा था, उसको दो अलग अलग डायरेक्शंस में हमने ब्रेक किया, लेकिन इसका अगर वापस रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगेन F के इक्वल ही आने वाला है। तो उसका ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है या उसका जो इफ़ेक्ट है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन में हमने डिफरेंट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया, दैट्स इट। अब फोर्सेस की बात हो गई है, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम में क्या आएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर लें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, इट इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस। कि जब भी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस तो उसे बोला जाएगा इक्विलिब्रियम। जनरली हर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है अनलेस एंड अनटिल उसे हम लोग डिस्टर्ब ना करें या उसे कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करें। लेट्स से ये कोई ग्राउंड है और उसके ऊपर एक m मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है या कोई बंदा इसे पुश नहीं कर रहा है, पुल नहीं कर रहा है, ये अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसका हम इंटरनल देखें कि इंटरनल इसके अंदर एक्ट क्या हो रहा है, तो इसके अंदर दो टाइप के फोर्स इंटरनली एक्ट कर रहे हैं, जो कि है एक तो ग्रेविटी, जो कि इसको ग्राउंड की तरफ पुल कर रही है, जिसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो वो mg है। फिज़िक्स में पढ़ा होगा 11th-12th में कि ग्रेविटी इसको पुल कर रही है mg से।
और सिंस ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड भी इसे एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि नॉर्मल फोर्स है, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो नॉर्मल की जो वैल्यू है, जो कि ग्राउंड उसको प्रोवाइड कर रहा है, वहीं अर्थ की ग्रेविटी जिस मैग्नीट्यूड से इसको नीचे दबा रही है, वो दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, यानी कि n इज इक्वल्स टू mg। ये केस है, इसलिए ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन फोर्स तो अभी भी उसके अंदर लग ही रहे हैं। लेकिन वो दोनों फोर्सेस ऐसे हैं जो दोनों को बैलेंस कर दे रहे हैं, इसलिए ये बॉडी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। ऑलराइट, तो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट फोर्सेस इवन आफ्टर इट रिमेन्स एट रेस्ट पोजिशन, इट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। सिंस यहाँ पर दो तरह के फोर्स एक्ट हो रहे हैं, फिर भी ये बॉडी रेस्ट में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इसको बोला जाएगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं, पहला डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दूसरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें भी हम लोग सिर्फ स्टैटिक के बारे में डील करेंगे इस अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अगर कुछ एग्जांपल हम लोग देखें, या इसके पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक ब्लॉक एक ग्राउंड पे प्लेस्ड है और ये मूव नहीं कर रहा है, इसके अंदर एक mg नीचे की तरफ में लग रहा है और ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो नेट फोर्स ज़ीरो है, एक फोर्स नीचे की तरफ में सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ में सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है। तो नेट फोर्स जो उस बॉडी पर एक्ट कर रहा है वो ज़ीरो है। दोनों फोर्सेस y डायरेक्शन में हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, x डायरेक्शन के अंदर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो नेट फोर्स जो इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है वो ज़ीरो है हर एक डायरेक्शन के अंदर, इसलिए ये बॉडी रेस्ट में है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ ऑन ग्राउंड, या ये ब्लॉक ही समझ लो एग्जांपल के लिए, या कोई भी लैडर है, कोई बॉटल रखी है, कोई कार खड़ी है, सभी कुछ जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, कि अनलेस एंड अनटिल हम लोग उसमें कोई फोर्स बाहर से नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ मूव वहाँ से नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या होती हैं। इसके दो केसेस हैं। इक्विलिब्रियम को भी हमने अच्छे से समझ लिया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, या स्टैटिक इक्विलिब्रियम से हम लोग क्या इन्फ्रेंस ले सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग, जो कि एक है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होता है, और कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में मिलूँगा जब हम लोग इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे बीम के अंदर, उसमें इसको कवर करेंगे, अभी के लिए इसको ड्रॉप कर रहे हैं। अब चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। ये भी 11th-12th में सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, ज़्यादातर चीज़ें 11th-12th में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ अभी, ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शंस। वापस से उस ब्लॉक को का ही एग्जांपल लेते हैं। फिर से ये हमारा ग्राउंड है और इसके ऊपर वही ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। यहाँ पर अगर मैं इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस बताऊँ तो वो क्या क्या होंगे। पहला, जो कि अर्थ की ग्रेविटी इसको दे रही है, जो कि mg के इक्वल है, और वो नीचे वाली डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वहीं ग्राउंड जो है वो इसको एक और फोर्स दे रहा है, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड n के इक्वल है। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया, दिस इज़ काइंड ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि किसी भी कारण से उसके ऊपर लग रहे हैं। अगर mg की बात करें तो ये अर्थ उसको दे रही है, वही ये नॉर्मल की बात करें तो वो ग्राउंड उसको दे रहा है। और अगर इसको अच्छे से बताना चाहूँ तो आइसोलेटेड व्यू में बनाते हैं कि सिर्फ ये ब्लॉक बनाया, इसके ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस को शो कर दिया।
तो ये एक एग्जांपल है फ्री बॉडी डायग्राम का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस उस डायग्राम के ऊपर जो हम शो करते हैं तो उसे बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होंगी। पहला, एक तो मैग्नीट्यूड कितना है फोर्सेस का वो दिखाएंगे, दूसरा उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है वो दिखाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब हम शो कर देंगे उसे बोला जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इजीली हम लोग देख सकते हैं कि कितने फोर्सेस या किस डायरेक्शन में वो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है फ्री बॉडी डायग्राम का। कुछ और एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। आप आगे चलते हैं और एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और रिजल्टेंट वाला में मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर ये एक सिस्टम बना हुआ है फोर्सेस का, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बताना है। इसमें अलग अलग प्लेन में फोर्सेस लग रहे हैं और इसका फाइनल रिजल्टेंट बताना है कि इन चारों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट क्या होगा। और दूसरा डायरेक्शन भी बोला हुआ है, तो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? एंगल निकलेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, थीटा। तो दोनों के लिए पहले फार्मूला देख लेते हैं कि रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे और एंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। रिजल्टेंट के लिए ये सिंपल सा फार्मूला है, जिसमें लेट्स से अगर ये आर रिजल्टेंट है और दो फोर्सेस लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में Q और एक लग रहा है P, तो इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो कि है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, यानी एक जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, क्यू स्क्वायर दैट इज़ दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा क्या है? जो कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल है। हमारे दोनों कंपोनेंट्स है P एंड Q और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो वो थीटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा इस फॉर्मूला से। ऑल राइट। और एक और फार्मूला है दैट इज़ फॉर डायरेक्शन, ये है मैग्नीट्यूड का, कि जिससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है अल्फ़ा दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, उसे निकालने का फार्मूला, जो कि है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका टैन इन्वर्स कर देंगे तो उससे डायरेक्शन निकल जाएगा। ऑल राइट। ये एक सेट ऑफ फार्मूला है जिसके अंदर पी डायरेक्टली गिवन है, क्यू डायरेक्टली गिवन है, और एंगल जो है उनके बीच का वो भी गिवन है। एक और तरीका हो सकता है ये फाइंड आउट करने का, जिसमें रिजल्टेंट होता है अंडर रूट समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर। इससे निकलेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और एंगल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ समेशन ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन अपॉन समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। एफ वाई या एफ एक्स का मतलब सिंपल है कि जितने भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उनका समेशन होता है एफ वाई, और जितने भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं वो होंगे एफ एक्स। तो ये दो फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हो, बोथ वेज जो भी इजी लगे उसमें से कोई भी एक फार्मूला
यूज़ करके और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल हम लोग कर भी लेते हैं सॉल्व यहाँ पर। चलो, तो यही वाला सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला हिंट भी ऑलरेडी दे रखा है कि रिजॉल्व इंडिविजुअल फोर्सेस इन एक्स वाई प्लेन। तो जो भी ये रिजल्टेंट फोर्सेस हैं इनको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं डिफरेंट प्लेन्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस 20 किलो न्यूटन वाले से। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो कि होगा 20 साइन थीटा जो कि है 30 डिग्री। एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में 20 कॉस 30 डिग्री। सिमिलरली सारे फोर्सेस को ब्रेक करेंगे। ये 30 किलो न्यूटन है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 30 साइन 45 डिग्री एंड इस डायरेक्शन में आएगा 30 कॉस 45 डिग्री। इसको भी ब्रेक कर लो ऐसे ही 40 cos 30 degree and 40 sin 30 degree. This will be 60 cos 60 degree and this will be 60 sin 60 degree. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको हमने ब्रेक करके लिख लिया। अगर सबमिशन एफ एक्स निकालें तो सबमिशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन कौन सी है? दिस डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज वाई डायरेक्शन। साइन कन्वेंशन आई थिंक सबको पता होगा जो कि 11th-12th में पढ़ते हैं। दिस साइड इज़ पॉजिटिव, this side is negative, this side is positive, this side is negative. So all the forces acting towards the right will be positive and all the forces acting towards up will be positive. Forces acting towards left and bottom will be considered as negative. तो अब यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं कौन कौन से पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस पॉजिटिव होंगे और ये दोनों फोर्सेस नेगेटिव होंगे। So 60 cos 60 degree plus 20 cos 30 डिग्री, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे एंड सबमिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों फोर्सेस को जो कि नेगेटिव हैं। 30 cos 45 डिग्री और माइनस 40 cos 30 डिग्री। ये दोनों फोर्सेस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए दोनों फोर्सेस नेगेटिव हो जाएंगे। सबमिशन ऑफ एफ वाई, अब बात कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस की। यहाँ पर भी सेम है, जो ऊपर वाले दो फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले दो फोर्सेस जो है वो नेगेटिव होंगे। तो 30 साइन 45 डिग्री प्लस 20 साइन 30 डिग्री, ये दो फोर्सेस पॉजिटिव होंगे और माइनस नीचे वाले दो 40 साइन 30 डिग्री एंड 60 साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गई है एफ एक्स समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समीशन ऑफ एफ यानी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन और फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि है अंडर रूट समीशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई एक चीज़ है, मेरा मैथ्स बड़ा कमज़ोर है, तो कोई एक जना इसको सॉल्व करके बताओ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा आंसर निकल आएगा। कोई है जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है? हैंड रेज करो यार। किसका मैथ्स बहुत अच्छा है?
कर लो पहले। आई थिंक इसकी वैल्यू -8.53 किलो न्यूटन के अप्रॉक्स आनी चाहिए, और एफ वाई की वैल्यू -40.75 किलो न्यूटन के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर सभी के पास रहेगा। हाँ यशवंत, क्या बोल रहे हो? हाँ करेक्ट है। चलो सही है। तो ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ निकलेंगी, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की और सबमिशन एफ वाई की। इससे यहाँ प्लेस कर देना, जो कि हो जाएगा -40.75 का होल स्क्वायर और -8.53 का होल स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करके अंडर रूट कर दोगे तो वो 41.59 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 41.6 के इक्वल है किलो न्यूटन में। ठीक है, ये निकल के आ गया रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड। अब एक चीज़ और हमने बोली थी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या निकालना था, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना था, जो कि अल्फ़ा है, लेट से डायरेक्शन निकालने के लिए। तो अभी फार्मूला मैंने बताया था थोड़ी टाइम पहले कि tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ समीशन एफ ऑफ वाई और समीशन एफ एक्स। तो ये यहाँ पर भी सेम वैल्यूज़ पुट कर दोगे, एफ वाई की और एफ एक्स की। तो अल्फ़ा जो है tan इनवर्स वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अल्फ़ा निकल के आएगा 88.22 डिग्रीज। साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना ये चीज़ें, तो निकल के आ जाएगा अल्फ़ा, जो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन है फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये कहाँ से आता है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। राइट, तो अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूँ तो ग्रीन कलर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ कहीं रिजल्टेंट आने वाला है। इन चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है ये वो आर है, जिसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी, कितनी आई, 41.6 किलो न्यूटन। दिस इज़ दैट आर। और ये जो एंगल फाइंड आउट किया है अल्फ़ा 88.22 डिग्रीज, ये इस एक्स एक्सिस से, यहाँ से, दिस इज़ अल्फ़ा। अप्रॉक्सीमेट बनाना है, इसमें कुछ मतलब वो प्रोटेक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, जिसमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। ऑल राइट, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट,
इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी थ्योरम है, उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे। थ्योरम का नाम है लामीज थ्योरम। बहुत सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थ्योरम है और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी से होते हैं। ये थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी तीन कॉन्करेंट फोर्सेस जो हैं, एक मिनट रुकना। हाँ प्रतीक बोलो। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे लामीज थ्योरम की। एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। दीज आर को प्लेनर फोर्सेस, सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कॉन्करेंट भी हैं, सारे एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो लामीज थ्योरम उसी केस में अप्लाई होगा जब फोर्सेस को प्लेनर हैं और कॉन्करेंट हैं, और वो भी तीन। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, this angle is beta and this angle is gamma. Okay, this is force P, this is force Q and this is force R. लामीज थ्योरम अप्लाई करने का जो स्टेटमेंट है उसे देख लेना कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करो, फोर्सेस लिख दो न्यूमरेटर में, P Q R। ये तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस लिख दिया। इसके बाद जो भी फोर्स है उसके अपोजिट जो एंगल लाई कर रहा है उसे उस एंगल के नीचे लिखना है। पहले साइन लिख दो सभी जगह, साइन साइन साइन। अब फर्स्ट वाला क्या है, पी। पी के अपोजिट कौन सा एंगल लाई कर रहा है, गामा, तो यहाँ पर आ जाएगा गामा। इधर आर है, आर के अपोजिट क्या लाई कर रहा है, बीटा, आ जाएगा बीटा। इधर क्यू है, क्यू के अपोजिट क्या लाई कर रहा है, अल्फ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अप्लाई लामीज थ्योरम। ये स्टेटमेंट है उसका, मतलब ये इक्वेशन है लामीज थ्योरम की। दो चीज़ें ध्यान में रखना है, पहला फोर्सेस सारे कोप्लेनर होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, और एंगल्स उनके बीच के गिवन होंगे या कुछ मिसिंग होगा, और इस तरह से तीन फोर्सेस दिए होंगे। इक्वेशन कैसे बनाओगे, इस तरह से एक एक फोर्स सिलेक्ट करते जाओ, उसके अपोजिट जो एंगल है साइन में नीचे लिखते जाओ। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख देना है। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे, इधर कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड मिसिंग कर देंगे और बाकी चीज़ें दे देंगे, इधर कोई एंगल मिसिंग कर देंगे और बाकी चीज़ें दे देंगे, तो वो इक्वेट करके और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होगा इस न्यूमेरिकल में अपन देखते हैं।
देखो, अब ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक बॉल है और एक रोप से वो बंधी हुई है इस तरफ में, जिसमें नीचे 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और बाकी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। सर्कुलर वेट ऑफ 1000 न्यूटन, रेडियस इज़ 50 mm या फिर 0.5 मीटर, hung by a rope of 1 meter, resting on the wall. Find the tension in the rope and normal at B. दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, रेड से मैं मार्क करता हूँ। एक तो फाइंड आउट करना है नॉर्मल एट बी, यानी दिस वन, जो बी पे नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, वो फाइंड आउट करना है। और टेंशन इन द रोप, दिस इज़ 1 मीटर रोप, तो इसमें टेंशन कितना है वो फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, और ये एंगल भी गिवन है यहाँ पर, दिस एंगल इज़, वैसे तो ये निकाल भी सकते हो अगर तुम चाहो तो, अगर गिवन नहीं हो तो इन केस, लेकिन अभी न्यूमेरिकल इजी करने के लिए मैं एंगल भी लिख देता हूँ, जो कि है 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इजीली फाइंड भी कर सकते हो, लेकिन सिंस वी हैव लेस टाइम इससे मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, जो कि है 60 डिग्री। ठीक है, अब लामीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। लामीज़ थ्योरम क्या बोलती है? यहाँ पर फोर्सेस हमारे पास कौन कौन से, एक तो टी है, देन एक 1000 न्यूटन का जो कि नीचे लग रहा है, और एक नॉर्मल एट बी जो फाइंड आउट करना है एन, दिस वन। तो ये तीन फोर्सेस हैं, साइन साइन साइन। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 90, 150 डिग्री हो गया ये पूरा एंगल। देन दिस इज़ 60, दिस कंप्लीट इज़ 180, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये हो जाएगा 120 डिग्री, और ये जो एंगल है इस तरफ में, दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। ऑल राइट, ठीक है। अप्लाइंग लामीज़ थ्योरम, लोग देखते हैं कि टी के अपोजिट कौन सा एंगल लाई कर रहा है, 90, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 90। 1000 के अपोजिट कौन सा एंगल लाई कर रहा है, 120, तो इधर आ जाएगा 120। एंड एन के अपोजिट कौन सा एंगल लाई कर रहा है, 150। ये पूरा है 60 प्लस 90 पूरा लेंगे, तो ये आ जाएगा 150। अब दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो क्या, टेंशन यानी कि इस टी को फाइंड करना है, और नॉर्मल रिएक्शन एट बी यानी इस एन को फाइंड आउट करना है। अब ये वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो एक बार ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, और एक बार ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, तो एक बार टी निकल के आ जाएगा और यहाँ से एन निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा टी इंटू साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 1000 इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ से टी की वैल्यू, इसको जब तुम सॉल्व करोगे वैल्यूज़ डाल के, तो टी की वैल्यू निकल के आएगी 1154.7 न्यूटन। ये निकल के आ गया टेंशन इन रोप। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ वाले को, तो ये हो जाएगा साइन 150 डिग्री इंटू 1000 इज इक्वल्स टू एन इंटू 120, सॉरी साइन 120, साइन 120। तो इसको भी जब फर्दर कैलकुलेट करोगे वैल्यूज़ डाल के, तो एन जो कि नॉर्मल एट बी था उसकी वैल्यू निकलेगी 577.35 न्यूटन। तो दिस इज़ हाउ इजी यू कैन अप्लाई लामीज़ थ्योरम इन न्यूमेरिकल्स। दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, एक टेंशन वो निकल गया, दूसरा नॉर्मल एट बी वो भी निकल गया। ऑल राइट, इसमें किसी को कोई दिक्कत है?
आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। अब आगे चलते हैं। ये प्रोसेस है पूरा, कैसे फॉर्मली इसमें पहले एफ बी डी बनाना है, उसके बाद फिर एंगल फाइंड आउट करना है जो कि मैंने डायरेक्टली दे दिया था। उसके बाद फिर एक लाइन डायग्राम बना लो और फिर इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लो। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस और फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन अभी एक एक न्यूमेरिकल सबके देखते जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब आगे चल रहे मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले बात करते हैं कुछ थियरी की, क्या डेफिनेशंस हैं। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये एक जब फोर्स है वो मोमेंट का उस पर क्या इफेक्ट होता है, मतलब मोमेंट कैसे इफेक्ट में आता है एक बॉडी के ऊपर। सो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज रोटेशन ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मूवमेंट को समझने के लिए जो हम लोग डोर से समझ सकते हैं। नॉर्मल डोर जिसमें एक साइड हिंज रहती है, वो उसको पिविट बोल सकते हैं, और एक साइड जस्ट अपोजिट हैंडल होता है जिसको हम लोग दबाते हैं या पुश करते हैं, तो डोर उस एक्सिस के अबाउट मूव करता है। तो मोमेंट वही होता है जो कि टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज अ रोटेशन इन अ बॉडी। मूवमेंट एक ऐसी टेंडेंसी है किसी बॉडी की, जब उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो वो उस बॉडी को रोटेट कराता है अबाउट एन स्पेसिफिक पॉइंट या एक्सिस उसको बोल सकते हैं। मूवमेंट हैज़ ओनली रोटेशनल इफेक्ट, दैट मीन्स मूवमेंट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांजिशनल मूवमेंट। मूवमेंट का हमेशा ओनली रोटेशनल ही इफेक्ट होगा। लेट्स से ये मैं एक डोर बनाता हूँ जो कि यहाँ पर हिंज्ड है, और यहाँ से मैं इसे पुश कर रहा हूँ, तो ये डोर इस तरह से मूव कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो जब भी मूवमेंट हम अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक रोटेशनल मूवमेंट ही आने वाला है। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी ट्रांजिशनल मूवमेंट नहीं होगा, यानी वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा। अगर मान लो मूवमेंट मैं इस पर लगा रहा हूँ तो ये डोर सिर्फ इस या ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सकता है, ये इधर या इधर मूव नहीं करेगा। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अगर इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, लेट्स से एफ मैग्नीट्यूड का, तो ये एफ कितनी डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से वो डी है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एफ इंटू डी, वो मुझे वैल्यू देने वाला है मोमेंट की, दैट इज़ एम। तो एम कैसे निकालेंगे, एम इज़ एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये वाली जिसके अबाउट मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और पॉइंट ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, ये वाला जिसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑल राइट, तो मूवमेंट हमेशा इन दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, दैट इज़ फोर्स और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मूवमेंट को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई मूवमेंट बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है तो उसे पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है। वहीं अगर कोई मूवमेंट ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। फर्दर साइन कन्वेंशंस की बात करें तो इसमें ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अपवर्ड इज़ पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज़ नेगेटिव, टुवर्ड्स राइट इट विल बी पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इट विल बी नेगेटिव। और मूवमेंट के लिए भी पॉजिटिव क्लॉकवाइज है एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है बीम के अंदर। जब मूवमेंट किसी भी बीम पे लगता है तो उसके अंदर दो टाइप के बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि पहला है हॉगिंग बेंडिंग, जिसमें बीम अपने
एक्सिस से ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है, इसको बोलते हैं हॉगिंग बैंडिंग, जिसे नेगेटिव कंसीडर करके चलते हैं। वहीं अगर बीम अपने रेफरेंस पोजीशन से नीचे की तरफ चला जाता है तो उसे बोला जाता है सैगिंग बैंडिंग, जिसे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बेसिक थियरी की। अब चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया एक तो मोमेंट बेसिकली होता क्या है, दूसरा कैसे साइन कन्वेंशंस लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं बीम्स के बारे में और डिफरेंट टाइप के हिंजेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स की। टोटल 5-6 टाइप के बीम्स हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल्स कुछ पे ही आते हैं, लेकिन टाइप सभी जानना ज़रूरी है। और इनके स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस भी ध्यान में रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्टली टाइप्स ऑफ बीम्स और उनके रिप्रेजेंटेशंस ही मेंशन करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहला टाइप इज़ सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस इज़ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड टाइप है फिक्स्ड बीम, in which the ends are fixed. Third, cantilever beam, जिसमें एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है। फोर्थ इज propped cantilever, जिसमें एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड पे सिंपली सपोर्ट है। एंड फिफ्थ इज ओवरहैंग, जिसमें दो फिक्स्ड एंड्स हैं और दोनों साइड से बीम थोड़ा थोड़ा बाहर हो रहा है, जो कि इस पार्ट को बोला जाता है ओवरहंग। ओवरहंग में वैसे दो पार्ट होते हैं, अगर एक साइड से ओवरहंग है तो सिंगली ओवरहंग हो जाएगा, और दोनों साइड से हैं तो डबल ओवरहंग हो जाएगा। बट इन जनरल दोनों ही ओवरहंग के ही अंडर में आते हैं। तो ये 5 टाइप के बीम्स हैं, जिसमें से हमें जो है मेनली सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड में डील करना होगा। बाकी कैंटिलीवर के कुछ केसेस हैं, इन दो टाइप के बीम्स के कोई केसेस अभी के लिए हमें डिस्कस नहीं करना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सपोर्ट्स की, कि किस किस तरह के सपोर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे और उन सपोर्ट्स के क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। 3 टाइप के सपोर्ट्स हैं। पहला है पिन या रोलर सपोर्ट जिसे बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसे कुछ ऐसे।
second, roller support. And third is fixed support. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो सपोर्ट्स हैं ये किस किस डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में मेनली इसी चीज़ का यूज़ होता है। अगर पिन सपोर्ट है तो इसको कैसे समझ सकते हो तुम? पिन या हिंज आना चाहिए था, मैंने रोलर लिख दिया। पिन और हिंज सपोर्ट, सॉरी, पिन और हिंज सपोर्ट, जिसमें एक हिंज के थ्रू एक बीम को कनेक्ट किया हुआ है। इस केस में अगर तुम देखो तो ये जो बीम है, दिस कैन ओनली हैव अ मोमेंट इन सर्कुलर डायरेक्शन। ये बीम कुछ ऐसे घूम सकता है क्योंकि यहाँ पर एक पिन या हिंज लगा हुआ है जो कि इसे सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। और इसका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कौन कौन सी डायरेक्शन में? रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बेस है इसका यहाँ फिक्स्ड है। तो अगर इसे मैं ऐसे पुश करूँगा तो ये मूव नहीं करेगा, ना ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर मैं इसको ऐसे पुश करूँगा तो ना ही ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्योंकि इसका जो बेस है वो यहाँ पर फिक्स्ड है। सिर्फ ये रोटेट कर सकता है। तो इसका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है। जस्ट इट कैन रोटेट अराउंड दिस पिवट। ये इसका कंस्ट्रेंट है। सेकंड, अगर मैं रोलर की बात करूं तो इसे अगर तुम देखोगे तो ये, इसे अगर मैं ऐसे पुश करता हूं तो ये इजीली इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोलर्स लगे हुए हैं। तो अगर मैं थोड़ा भी इसे इस डायरेक्शन में पुश करूँगा तो ये यहाँ मूव करने लगेगा। वहीं अगर मैं इसे ऐसे या ऐसे वाई डायरेक्शन में पुश या पुल करता हूँ तो ये उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोलर्स जो हैं इसे प्रिवेंट करेंगे ऐसे मूव करने के लिए। तो इसका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगा वाई डायरेक्शन के अंदर। फिक्स्ड की अगर बात करें तो ना ही ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, ना ही ये वाई डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, और ना ही ये रोटेट कर पाएगा, क्योंकि ये एंड जो है इसका फिक्स्ड है। इस केस में ना ये एक्स में मूव कर पाएगा, ना ये वाई में मूव कर पाएगा, और ना ही ये रोटेट कर पाएगा। तो रोटेशन भी जो है इसका रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये तीन टाइप्स के हिंज हैं, और ये उनके रेस्ट्रिक्शन लिस्ट किए हुए हैं कि कौन सा हिंज किस डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन करेगा और किस डायरेक्शन में वो फ्री मूवमेंट या मोमेंट प्रोवाइड करेगा। ऑल राइट। तो ये टाइप्स हो गए सपोर्ट के, बीम्स के। एक लास्ट पोर्शन बचता है जो कि है टाइप्स ऑफ लोडिंग, कि किस किस तरह से लोडिंग बीम्स पे देखने को मिल सकती है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लोडिंग, जिसमें तीन टाइप्स हैं। पहला पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। सेकेंड इज यूडीएल, एंड थर्ड इज यूवीएल। कोई बताना चाहेगा इनका फुल फॉर्म?
बढ़िया, करेक्ट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अभी के लिए सिर्फ पॉइंट एंड कंसनट्रेटेड लोड और यूडीएल सिलेबस में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का कोई क्वेश्चन फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगा। एक और केस होता है नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो कि है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बट एक और टाइप ये भी होता है नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इन 4 टाइप्स की लोडिंग होती है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पॉइंट और कंसनट्रेटेड लोड को, लेट से अगर ये बीम है तो इस पर कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा, पॉइंट एंड कंसनट्रेटेड लोड। इन केस इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, तो उसे बीम के ऊपर कुछ ऐसे दिखाया जाता है, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को कुछ ऐसे दिखाया जाता है। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग। तो ये बात हो गई अलग अलग टाइप के बीम्स की। देन वी हैव डिस्कस सपोर्ट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सपोर्ट रिएक्शन की, नेक्स्ट उस पर चलेंगे। तो अब तक फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम वी हैव फिनिश्ड। मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हमने मोमेंट अभी ख़त्म किया है, एप्लीकेशन वाला पार्ट अब आने वाला है। और सपोर्ट रिएक्शन को भी अब आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने जो बेसिक जो थ्योरी थी और अंडरस्टैंडिंग थी वो ले ली है, जिसमें सपोर्ट्स को पढ़ लिया है और बीम्स के टाइप पढ़ लिए हैं, प्लस लोडिंग देख लिया। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ सपोर्ट रिएक्शन, जिसमें हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट्स के ऊपर। और जितना भी पहले पढ़ा है मोमेंट प्लस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग वगैरह जो भी है, और उसको अप्लाई करना सीखेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से न्यूमेरिकल से। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जिसमें एक फिक्स सपोर्ट है और एक कैंटिलीवर बीम यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर्स का, जिसके ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। नाउ इसमें हमें सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सपोर्ट रिएक्शन होता क्या है। सपोर्ट रिएक्शन वो चीज़ होती है कि लेट से अगर ये बीम है और ये किसी टाइप से सपोर्टेड है, तो ये जो रिएक्शन देगा ये सपोर्ट, उसे बोला जाता है सपोर्ट रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन सुना होगा ना 11th-12th में, इज़ द सेम, कि अगर ये सपोर्ट है इस बीम के ऊपर, तो ये बीम के ऊपर कोई लोडिंग आ रही है, तो ये जो सपोर्ट है ये कुछ रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमने वो ब्लॉक वाला केस देखा था कि जब इस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी तो ग्राउंड भी इस पर फोर्स लगा रहा था, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेम चीज़ अगर ये बीम है और बीम इस सपोर्ट पर कुछ दबाव लगाएगा या कुछ फोर्स लगाएगा, तो ये सपोर्ट भी उस बीम को कुछ ना कुछ रिएक्शन देने वाला है। तो ये जो सपोर्ट इस बीम को रिएक्शन प्रोवाइड करेगा उसी को बोला जाता है सपोर्ट रिएक्शन, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट टाइप का सपोर्ट रिएक्शन मिलता है। जो कि 3 टाइप के सपोर्ट डिस्कस किए थे अभी, इन तीनों के लिए अलग अलग तरह से सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट होता है, और अलग अलग बीम के लिए भी अलग अलग टाइप से कैलकुलेशन होता है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कि सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम सभी में काम आएगा। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन है सबमिशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज 0। सेकेंड, submission of all vertical forces is 0. Third,
submission of moment at any point O is 0. These three equations are known as equilibrium equations. कभी भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है, सपोर्ट रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, तो ये तीन इक्वेशंस ही तुम्हारी हेल्प करने वाली है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशंस बोलती क्या है कि समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहे हैं किसी डायरेक्शन में उनका सबमिशन ज़ीरो है, सारे फोर्सेस जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका सबमिशन भी ज़ीरो है, और सारे मूवमेंट्स जो हैं वो भी ज़ीरो है। तो ये सब जब ज़ीरो हो जाएगा दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो इन्हीं तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल में आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये एक फिक्स सपोर्ट है। सिंस ये फिक्स सपोर्ट है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन देगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन देगा, और मोमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करेगा क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, किधर भी इसका फ्री मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करने वाला है। अब अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि सपोर्ट दे रहा है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी सपोर्ट या कोई भी रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो फोर्स है, लेट्स से इसको हम लोग नाम दे देते हैं H, इसको नाम दे देते हैं V, एंड इसको नाम दे देते हैं M। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ये पूरे सिस्टम में एक ही है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो के इक्वल। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखो तो एक जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है वो ये दे रहा है V, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये 10 किलो न्यूटन का जो कि नीचे साइड लग रहा है। तो अगर मैं इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करूँगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक V फोर्स लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ है, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। वहीं अगर वर्टिकल डायरेक्शन का दूसरा फोर्स जो देखूँ 10 किलो न्यूटन का, वो नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो -10। लेकिन होना तो दोनों को इक्वली चाहिए क्योंकि ये बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों फोर्सेस का अगर समेशन करूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे v इज इक्वल्स टू 10 एक वैल्यू मिल जाती है। कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये सपोर्ट जो रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है v, वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। सेम मोमेंट की बात करें तो मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है H, दूसरा V, और तीसरा ये 10 किलो न्यूटन का। अगर तुम देखो तो ये जो H है ये तो इसी पॉइंट पे लग रहा है, ये यहीं से निकलेगा, प्लस जो V है ये भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, यहीं से निकलेगा। तो इन दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। देखो H इंटू H की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से, 0, प्लस ये जो V है ये भी इसी पॉइंट से निकल रहा है, तो इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो V इंटू 0, प्लस 10 किलोमीटर का फोर्स जो है वो इस पॉइंट से 2 मीटर्स की डिस्टेंस पर लग रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और ये लाइन ऑफ एक्शन है, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर, तो वो आ जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ से अगर देखो तो ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, एंड दिस 10 इंटू 2 गिव्स यू 20। तो ये 20 आ जाता है मोमेंट। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन एंड मोमेंट। यहाँ पर इसको एक और तरह से समझ सकते हो कि लेट्स से अगर ये कोई पॉइंट है, डोर वाला एग्जांपल वापस लेते हैं।
और ये मेरा डोर है, यहाँ पर ये हिंज्ड है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पी लिया है और मान लो वो इसी हिंज पे फोर्स लगा रहा है, हिंज के पास जाके खड़ा हो गया और हिंज को बहुत ज़ोर से दबाते जा रहा है और बोल रहा है दरवाज़ा खुल नहीं रहा, डू यू थिंक वो फोर्स कुछ काम का है? नहीं, क्योंकि वो उस हिंज से ही पास कर रहा है। हिंज पे फोर्स लगाने से ये डोर तो मूव नहीं करने वाला। जब भी मुझे अगर चाहता हूँ मैं कि ये डोर ओपन हो या डोर मूव करे, तो मुझे इस हिंज से दूर होना पड़ेगा। अगर थोड़ा मैं दूर हो जाता हूँ, लेट से मैं यहाँ आके फोर्स लगाता हूँ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस डोर को खोलने के लिए। वहीं अगर मैं एकदम एज से फोर्स लगाता हूँ, तो मैं बहुत कम फोर्स में भी इस डोर को खोल सकता हूँ। तो जैसे जैसे मैं हिंज के पास आते जाऊँगा, मुझे फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और एक पॉइंट पे जब मैं इस हिंज को ही दबाने लगूंगा या हिंज हिंज पे फोर्स लगाऊंगा, तो मैं कितना भी फोर्स लगा लूँ, मोमेंट ज़ीरो होगा। क्या बोल सकता हूँ मैं? मोमेंट ज़ीरो इन केस कि दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा। तो ये एक और तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं उनका मोमेंट ज़ीरो क्यों है, क्योंकि वो उस पॉइंट पर ही एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एच है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये भी उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ये जो वर्टिकल फोर्स है ये भी उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, इसलिए उनके कारण आने वाला मोमेंट ज़ीरो है। या मैथमेटिकली समझो तो ऐसे देख सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ज़ीरो है, इसलिए उनके द्वारा आने वाला मोमेंट भी ज़ीरो है। तो ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये न्यूमेरिकली अगर तुम समझना चाहो तो वैसे समझ सकते हो। दिस इज़ हाउ यू नीड टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर क्या आया, एक तो वर्टिकल वाला दैट इज़ 10 और मोमेंट निकल कर आ गया है 20। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आगे भी। अब आगे बढ़ें उसके पहले हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, तुम भी थोड़ा ब्रेक कर लो। इसीलिए मैंने बोला था कि वन गो में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जाता है चीज़ों में। 1.5 घंटा हो गया है करते हुए। वैसे 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, बचे हुए 3 भी जल्दी ट्राई करेंगे ख़त्म करने का। 5 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं 4:45 पे मिलते हैं। हाँ, so let us start with basic definition of truss. So truss is an arrangement of structural element in such a way to resist any change in shape and what makes it a rigid structure. All right, सभी ने ट्रस देखे ही होंगे वैसे तो, और आई थिंक अभी कुछ वर्कशॉप में एक्टिविटी थी तो उसमें बनाए भी थे। तो ट्रसेस जनरली ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ही होते हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ट्रायंगल इज़ द मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर, ऐसा बोला जाता है। तो वन और मोर ट्रायंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जब इन्हें साथ में कनेक्ट किया जाता है जॉइंट्स के थ्रू, उस अरेंजमेंट को ट्रस बोला जाता है। ठीक है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है ट्रायंगल्स का, जिसके अंदर बेसिक मेंबर्स होते हैं। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे कि राफ्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रट्स क्या होते हैं, एंड दीज आर पर्लिन्स। और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है ट्रायंगल्स का अरेंजमेंट का, उसे ट्रस बोला जाता है। ठीक है, ट्रस 3 तरह से डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर में, जिसमें एक होता है परफेक्ट ट्रस, सेकेंड इज़ रिडंडेंट ट्रस एंड थर्ड इज़ डेफिशिएंट ट्रस। राइट, इनको क्लासीफाई करने का क्या तरीका है, ये सिंपल इक्वेशंस हैं। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो वो परफेक्ट ट्रस बोला जाएगा,
If this equation is satisfied, then it is a redundant truss, and if this equation satisfies, then it is a deficient truss. यहाँ पर n, m या j क्या है? तो n या m both are number of members. This n or m is number of members, and this j stands for joints. How many joints are there? So let's consider a basic truss. Let's say इतना हमने ड्रॉ किया. इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मेंबर्स, तो 1 2 3 4 5. m या n की वैल्यू हो जाएगी 5 क्योंकि मेंबर्स 5 हैं. एंड 1 2 3 4 यहाँ पर जॉइंट्स हैं, तो j की वैल्यू हो जाएगी 4. फर्स्ट केस में अगर मैं इक्वेशन में डालता हूँ वैल्यूज़ को, तो 5 इज इक्वल्स टू वाइस ऑफ j माइनस 3. 4 आएगा यहाँ पे. 4 5 इज इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8 एंड 8 माइनस 3 इज़ 5. तो ये पहली इक्वेशन ही यहाँ पर सेटिस्फाई होगी. 5 इज इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स दिस particular truss arrangement we have drawn is a perfect truss. सिमिलरली बाकी केसेस भी सॉल्व कर सकते हो. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो डायरेक्टली वो आ जाएगा परफेक्ट ट्रस. ये सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर दूसरी इक्वेशन लगा दो, वो नहीं होती तो तीसरी इक्वेशन लगा दो. तो उस तरह से इक्वेशन जो से सेटिस्फाई होती है उस हिसाब से उस ट्रस को वो नाम दे दिया जाता है. ऑल राइट. These are some type of truss which are usually seen. यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? वेयर हाउसेस, गोडाउंस, रेलवे स्टेशन, ब्रिजेस. यूजुअली जहाँ पर लॉन्ग स्पैन में कॉलम फ्री स्ट्रक्चर बनाना होता है, उन जगहों पर ट्रसेस का यूज़ किया जाता है. दूसरा, कंस्ट्रक्शन फास्टर होता है, प्री फैब्रिकेटेड मटीरियल्स होते हैं जनरली यूज्ड, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. प्लस डिमोलिशन इसका आसान होता है. परमानेंट स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में डिमोलिशन ईजी भी होता है और फास्टर भी होता है. साथ ही कंपोनेंट्स को रीयूज़ किया जा सकता है किसी और साइट पर या किसी और तरीके से. अब बात करें स्ट्रक्चर की, जो कि हमें स्पेशली अभी करना है ट्रस एनालिसिस. उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होती हैं. पहली है मेथड ऑफ जॉइंट्स और दूसरी है मेथड ऑफ सेक्शंस, जिसमें करंट सिलेबस में मेथड ऑफ जॉइंट्स मेथड है और मेथड ऑफ सेक्शंस को भी यूज़ नहीं करेंगे. मेथड ऑफ जॉइंट्स से ट्रस एनालिसिस को करेंगे. कुछ स्टैंडर्ड अजम्पशंस ध्यान में रखना जब भी ट्रस एनालिसिस करो. तो पहला, ऑल द लोड्स आर एक्टिंग ऑन जॉइंट्स. दिस इज़ ऑलवेज ट्रू कि सारे जो लोड्स ट्रांसफ़र होते हैं वो जॉइंट्स पे होते हैं. जो मेंबर्स हैं उनका वेट को नेग्लेक्ट किया जाता है. एलिमेंट्स आर जॉइंड बाय पिन कनेक्शन एट एंड्स एंड मोमेंट एट एक्सप्लिसिटी एक्सक्लूडेड. ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ, सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखो कि जो पिन कनेक्शंस होते हैं और उनके द्वारा जो मोमेंट आता है उसे छोड़ दिया जाता है, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं. Members experience only axial load, that means tensile और compressive load only. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ट्रस ड्रॉ करता हूँ, उसका एक पार्ट लेट्स से ये है, तो सारा लोड जो है वो जॉइंट्स पर आएगा. इन जॉइंट्स पर जो मूवमेंट आता है उसे नेग्लेक्ट कर देंगे. प्लस जो मेंबर्स हैं वो इधर कंप्रेसिव एक्सपीरियंस करेंगे या फिर टेंसाइल एक्सपीरियंस करेंगे. लोड को कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड, किसी भी मेंबर में कोई से भी तरह का लोड हो सकता है. अब वो आगे पता करेंगे कि कैसे उसको करना है. ठीक है. ओके.
Let's consider this example. Here we have one truss. This point is A, this point is B, this point is C. यहाँ पर C पर एक लोड लग रहा है, that is 10 kilonewton. This angle is 60 degree and this angle is 30 degree. All right. Question says that the truss ABC has span of 5 meters. अच्छा बोल रहा है स्पैन 5 मीटर, तो कौन सी साइड होनी चाहिए 5 मीटर? नाम बताओ कौन सी साइड? ए बी, करेक्ट. ए बी साइड जो है वो 5 मीटर की है एंड इट्स अपेक्स. अपेक्स पता है ना, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको अपेक्स बोलते हैं. अपेक्स कैरीज अ लोड ऑफ 10 kilonewton. अब इसका एनालिसिस करना है. ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा. इसमें और मेंबर्स भी ऐड हो सकते हैं. ये एक सिंपलिस्टिक सा एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है. सी पर अपेक्स पर एक 10 kilonewton का लोड लग रहा है और 5 मीटर का इसका स्पैन है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमें करना है दैट इज़ सपोर्ट रिएक्शन का कैलकुलेशन, जो कि इतने टाइम से हम बीम्स के लिए करते आ रहे हैं. अगर तुम यहाँ देखो तो ए बी भी एक टाइप का बीम ही है जिसमें यहाँ पर और इधर सपोर्ट है और इसके ऊपर ये ट्रस स्टैंड कर रहा है. तो अगेन हम वो जो इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम वाली उसका यूज़ करके पहले इस सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद एक एक जॉइंट को उठाएंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे. ठीक है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है. सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर हर एक सवाल के लिए फॉलो करना होता है. तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी सवाल गलत नहीं होगा. अगर बीच में हो सकता है सवाल छूट जाता है, टाइम कम पड़ जाता है या इनके सवाल आगे नहीं बनता है, तो भी स्टेप वाइज मार्किंग में जो पहली स्टेप तुमने करी है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स जो अप्रोप्रिएट मार्किंग है वो मिल जाएगा. तो पहली स्टेप, summation of all horizontal forces is 0, summation of vertical forces is 0, summation of moment at any point O is 0. अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स पूरे सिस्टम में हमें नहीं दिखाई दे रहा. दैट मीन्स ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड ऑलरेडी है. देन सेकेंड कंडीशन के हिसाब से वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं? ये वी ए, ये वी बी और एक 10 kilonewton का जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो प्लस वी ए प्लस वी बी एंड -10 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरे पास आ जाती है वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऑलराइट, नेक्स्ट मोमेंट वाला. अब ये बात है कि मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट हम लोग कंसिडर करें. ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं. कोई भी पॉइंट लो, तीनों से एक एक फोर्स ही जा रहा है. ए से भी एक जा रहा है, बी से भी एक जा रहा है, सी से भी एक जा रहा है. तो कोई भी एक कंसिडर कर लेते हैं. लेट से हम लोग ए सपोज करते हैं कि मोमेंट अबाउट ए हम देख रहे हैं. ठीक है, सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज 0.
तो वी ए तो यहीं से निकल रहा है, तो इसका तो मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, वी बी। वी बी कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है इसका, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कॉज कराएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसलिए साइन नेगेटिव होगा इसका, वीबी का, या सॉरी वीबी का नहीं, वीबी से जो मूवमेंट आ रहा है उसका। नेक्स्ट सी। सी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो मूवमेंट पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा। एंड 10 kN इसका मैग्नीट्यूड है। अब समस्या आ खड़ी होती है डिस्टेंस की, क्योंकि हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर अगर तुम देखो तो इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस दिस वन, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स। कोई निकाल के दे सकता है ये डिस्टेंस कितनी है? या सजेस्ट कर सके कि कैसे निकालेंगे? एनीवन? बताओ भाई, हाउ विल कैलकुलेट एक्स? करेक्ट, हाँ ये अप्रोच सही है, ये यूज़ कर सकते हैं। और भी अप्रोचेस हैं जो अलग अलग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स या ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट उसको यूज़ कर सकते हो, बट सिंपलिस्टिक अप्रोच जो आई थिंक किसने सजेस्ट करी, मैथिली ने सजेस्ट करी, वो हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें ये जो ट्रायंगल है, लेट से ये डिस्टेंस एच हम लोग सपोज कर लेते हैं, कौन सी वाली, ये वाली, जो हाइट है ट्रायंगल की। तो एक बार tan इस ट्रायंगल में लगाते हैं, इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं। ए सी डी ट्रायंगल में एक बार ट्रिग्नोमेट्री रेशो tan यूज़ करेंगे, और एक बार बी सी डी ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। ओके, तो tan 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट, दैट इज़ एच बाय एक्स, ये हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। एंड एक बार इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एच बाय, ये डिस्टेंस क्या होगी, बी डी, 5 माइनस एक्स, टोटल स्पैन 5 है, और ये जो हमने अज्यूम किया ये x है, तो जो बचा हुआ हो जाएगा दैट विल बी 5 माइनस एक्स। तो 5 माइनस एक्स, यहाँ से h की वैल्यू दोनों साइड से निकाल लेते हैं, तो x इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो गई h की वैल्यू। यहाँ से 5 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एच। ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो यहाँ पे पुट कर दिए डायरेक्टली वैल्यूज़। अब सिंस ये भी h है, ये भी h है, तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। तो x √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स √3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, एंड 4x इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/4।
यहाँ लिख देंगे 5/4। तो अब कैलकुलेशन सिंपल जा रहा था, स्टेप सिंपल है, लेकिन बीच में ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उससे तो मैं कैसे डील करना है वो आना चाहिए। अब इसको जब फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वी ए तो ये ज़ीरो ही हो गया है, और वी बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.5 किलोमीटर। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से देख लेना तुम कैसे साइन वगैरह स्विच करके और कैलकुलेशन करोगे। जैसे वी बी की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, इसको प्लेस कर देना इक्वेशन 1 में, तो वहाँ से वी ए की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि है 7.5 किलोमीटर। ऑल राइट, तो वी ए की वैल्यू आ गई, वी बी की वैल्यू आ गई, यूजिंग 3 equations of equilibrium. All right, so this completes our first step. Now moving to next step, that is free body diagram of a joint. अब joint select करने के लिए भी कुछ प्रोसेस होता है, उसको अपन देखते हैं कि कैसे हम लोग joint select करेंगे। स्टेप 2, जॉइंट सिलेक्शन का सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले ऐसा जॉइंट सिलेक्ट करो जिसमें ज़्यादातर फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन में ऑलरेडी ओरिएंटेड हो। ऑलराइट, दूसरा जिसमें ज़्यादातर फोर्सेस नोन हो। तो ये दो प्रोसेस, ये दो क्राइटेरिया ध्यान में रखना है वाइल सिलेक्टिंग जॉइंट्स। तो यहाँ पर देखो, जॉइंट ए, जॉइंट बी, दोनों में एक एक फोर्स लग रहा है वी ए वी बी, जो कि हमें ऑलरेडी नोन है, प्लस दोनों एक्स डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में ऑलरेडी अलाइंड है। वहीं अगर देखा जाए तो सी में भी जो फोर्स है वो ऑलरेडी अलाइंड है, लेकिन सी के जो दूसरे दो जॉइंट के मेंबर्स के जो फोर्सेस हैं वो अलाइंड नहीं है। यानी ये वाला भी किसी एंगल पर एक्ट कर रहा है, ये वाला भी किसी एंगल पर एक्ट कर रहा है। ऑलराइट, तो इसलिए फॉर द मोमेंट हम लोग सी को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वाई डायरेक्शन में ऑलरेडी अलाइंड है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्सेस आने वाले हैं वो अलाइंड नहीं है, वो किसी एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उसे कैलकुलेट करने में दिक्कत आने वाली है, इसलिए सी जॉइंट को स्किप कर रहे हैं। अब ए और बी में से हम कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि जो वी ए वी बी है दोनों ऑलरेडी अलाइंड है, और इस मेंबर के अलोंग जो भी फोर्स आने वाला है वो भी ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन के लिए अलाइंड है। सिर्फ एक मेंबर में जो फोर्स आएगा वो अलाइंड नहीं है, वो किसी एंगल पर रहता है। तो ए पहले आता है तो अब ए ले लेते हैं, या बी लेना चाहो तो बी भी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक जॉइंट उठा सकते हो। ठीक है, तो जॉइंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ में आ गया। इसके लिए जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुन लेना। The x and y axis should be oriented such that the forces on FBD can be easily resolved into their x and y components. Apply the two forces equilibrium condition. Summation of all forces in x direction is 0 and summation of all forces in y direction is 0. And solve for the unknown member forces and verify their correct directional sense. जो डायरेक्शनल सेंस की बात इसमें की गई है उसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। चलो, तो जो जॉइंट अभी सिलेक्ट किया है दैट इज़ जॉइंट ए, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। ये जॉइंट ए है, इसमें नीचे एक फोर्स लग रहा था वी ए, जिसकी वैल्यू निकली थी 7.5 किलो न्यूटन। एक इस मेंबर के अलोंग फोर्स आएगा, वो मेंबर कौन सा था, ए बी, तो इसलिए इस फोर्स को नाम दे देते हैं एफ ए बी। और एक इस मेंबर के अलोंग फोर्स आएगा, उस मेंबर का नाम था ए सी, तो इस फोर्स को नाम दे देते हैं ए सी। ओके, यहाँ से भी देख सकते हो एफ ए सी जो कि इस मेंबर के अलोंग है, एफ ए बी जो कि इस मेंबर के अलोंग है, और वी ए जो नीचे से लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ओरिएंटेशन वाला पार्ट मैं यहीं पे बता देता हूँ एक बारी फिर से। अगर फोर्स ए टू सी में देख रहा हूँ तो उसको मैं नाम दूंगा एफ ए सी, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। सेम फोर्स अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो उसका नाम हो जाएगा एफ सी ए।
फोर्स सेम है, सिर्फ नेमिंग का तरीका डिफरेंट हो गया। तो आगे जाके कंफ्यूज मत होना। अगर एफ ए सी में निकाल लिया हूँ और वो प्लस आता है तो एफ सी ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन डिफरेंट हो जाएगा। या एफ सी ए अगर मैं निकाल लिया हूँ तो एफ ए सी भी सेम आ जाएगा। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, सिर्फ साइन में या डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा। क्योंकि एक ही मेंबर पे लगने वाले फोर्सेस हैं तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। ये सिर्फ इसी मेंबर के लिए नहीं, यहाँ पर भी सेम केस होगा, यहाँ पर भी सेम केस होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ऑलरेडी अलाइंड है, ये एफ ए बी भी ऑलरेडी अलाइंड है, सिर्फ एफ ए सी जो है वो किसी एंगल पर है, और वो एंगल क्या है? 60 डिग्री, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। ये जॉइंट था हमारा, एफ ए बी इज़ ऑलरेडी देयर, वी ए इज़ ऑलरेडी देयर। नाउ दिस एफ ए सी नीड्स टू बी रिजॉल्व इन 2 डायरेक्शन, जो कि एक वाई डायरेक्शन में जाएगा। एफ ए सी कौन सा कंपोनेंट होगा? ये साइन वाला कंपोनेंट होगा, साइन थीटा या साइन 60 बोल सकता हूँ क्योंकि 60 डिग्री एंगल है। और एक कंपोनेंट इसका एक्स डायरेक्शन में आएगा, जो कि होगा एफ ए सी कॉस 60 डिग्री। ऑल राइट, अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन पहले ले लेते हैं, एक्स डायरेक्शन वाले। एफ ए सी कॉस 60 डिग्री प्लस दोनों फोर्सेस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। एफ ए बी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ट्रस, तो इसलिए दोनों का समेशन विल बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वाई डायरेक्शन वाले देखें तो एफ ए सी साइन 60 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव। वी ए भी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव। एंड वी है की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी पता है, तो डायरेक्टली मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, दैट इज़ 7.5 किलो न्यूटन, और ये भी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ ए सी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -7.5 अपॉन साइन 60 डिग्री। तो एफ ए सी की कितनी वैल्यू आ गई है? -8.66। तो ये जो पहली अननोन वैल्यू थी एफ ए सी, जो कि इस मेंबर के अलॉन्ग लग रहा था, उसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, दैट इज़ -8.66 किलो न्यूटन। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ तुम देखो कि माइनस साइन एक नया निकल कर आ गया यहाँ पर। ये माइनस साइन एक पर्टिकुलर रीज़न से आया है और उसका एक इन्फ्रेंस है। जितने भी फोर्सेस हम कंसिडर करते हैं या फर्स्ट रो में अज्यूम करते हैं, जैसे कि एफ ए सी, एफ ए बी, ये हमने अज्यूम किए थे, ये हमें नोन नहीं थे, तो हम इन्हें टेंशन में अज्यूम करते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये टेंशन नेचर के हैं। तो अगर इस फोर्स का साइन पॉजिटिव आता तो इसका मतलब ये होता कि हमने जो अज्यूम किया है टेंशन नेचर वो करेक्ट है। लेकिन सिंस यहाँ पर साइंस माइनस आ गया है, इसका मतलब जो हमारा अज्यूम नेचर था टेंशन वो गलत है, और ये फोर्स जो है कंप्रेशन में लाई कर रहा है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स जो है कंप्रेशन में है। तो ब्रैकेट में मार्क कर दिया हमने सी, कि दिस फोर्स या जो ये मेंबर है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव आता तो इसे डायरेक्टली हम लोग टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, एफ ए सी फाइंड आउट हो गया। अब इसकी हेल्प से एफ ए बी जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? ये वाली इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो एफ ए सी कॉस 60 डिग्री प्लस एफ ए बी इक्वल्स टू 0। एफ ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी -8.66 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस एफ ए बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि है 4.33 किलो न्यूटन। अब देखो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि ये फोर्स टेंशन में है, दैट मीन्स वो अजम्पशन करेक्ट है, ये फोर्स टेंशन में ही है, क्योंकि साइन जो है पॉजिटिव आया। अगर वो साइन नेगेटिव आता तो वो कंप्रेशन में चला जाता। तो दिस इज़ हाउ जो यहाँ पर अननोन फोर्सेस थे, एक एफ ए सी और एक एफ ए बी, दोनों ही हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया।
ये एफ ए सी कलर दिख नहीं रहा है, एंड एफ ए बी। तो ये यहाँ पर जॉइंट ए का जो है डिस्कशन ख़त्म होता है, जो अननोन फोर्सेस थे फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट चलने वाले हैं जॉइंट बी के ऊपर, उसके बाद फिर जाओगे जॉइंट सी के ऊपर। ऐसे आई थिंक जॉइंट सी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जॉइंट ए और जॉइंट बी से हमारा काम हो जाएगा। सेम चीज़ करो वापस से, जॉइंट बी का एफ बी डी बना लो। कैसा दिखता है जॉइंट बी? एक फोर्स इधर है 30 पे, एक टुवर्ड्स ए, और एक वी भी तो ऑलरेडी एक्ट कर ही रहा है। दिस इज़ वी बी जो कि निकला था 2.5, इधर 30 डिग्री पर एक्ट कर रहा है एफ बी सी, इस तरफ में एक्ट कर रहा है एफ बी ए। दिस इज़ एंगल 30। अब एक चीज़ नोट करो, एफ ए बी हम लोग निकाल चुके हैं और एफ बी ए फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एफ बी ए जो है वो -4.33 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एफ बी ए और ए बी तो एक ही है, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस है। एफ बी ए की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, क्योंकि जो पहले वाला था वो भी सेम मेंबर पे ऐड कर रहा था, और ये वाला जो है ये भी सेम मेंबर पे ऐड कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस है। सिंस डायरेक्शन में डिफरेंस है इसलिए साइन में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये वो डिफरेंस यहाँ पर पता चल गया हमें, और एफ बी ए की वैल्यू बिना किसी कैलकुलेशन के आ गई। बचता है एफ बी सी। एफ बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम वे में इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में, उसके बाद फिर यहाँ पर जो आएंगे उससे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आएंगे उससे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर ही देता हूँ, एक क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ। एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा एफ बी सी कॉस 30 डिग्री, एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा एफ बी सी साइन 30 डिग्री। ठीक है, पहले एक्स डायरेक्शन वाले लिख लेते हैं। तो एफ बी ए, सिंस ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए साइन जो है इनमें नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस एफ बी सी कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब -4.33, ये ऑलरेडी जो डायरेक्शन वाला साइन है, तो यहाँ पर भी वो डायरेक्शन वाला ही साइन है, तो दो बार यूज़ मत करना। इधर ये वाला कंसिडर कर रहे हो तो फिर इसे इग्नोर कर देना, या ये कंसिडर कर रहे हो तो फिर उसे इग्नोर कर देना। अदरवाइज़ दोनों कंसिडर कर लोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। एफ बी सी कॉस 30 डिग्री, यहाँ से जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो एफ बी सी की वैल्यू निकल कर आएगी -5 किलो न्यूटन। ठीक है, ऑलराइट। इसे कंप्रेशन में बोला जाएगा या टेंशन में? एफ बी सी कैसा है नेचर, कंप्रेशन या टेंशन? सी या टी लिख दो चैट में कोई भी। कंप्रेशन, करेक्ट। क्योंकि साइन जो है माइनस आया है, हम लोग इनिशियली अज्यूम करते हैं टेंशन में, तो सिंस साइन माइनस है इसलिए दिस फोर्स इज इन कंप्रेशन। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेटेड एफ बी सी। अब यहाँ पर देखो मेन डायग्राम में जितने जॉइंट्स थे और जितने मेंबर्स थे उन्हीं को हमें कैलकुलेट करना था, एनालाइज करना था। एफ ए बी निकल गया,
एफ बी ए निकल गया, एफ बी सी निकल गया, एफ ए सी निकल गया, राइट। तो देखो सारे ही मेंबर्स हमने कवर कर लिए हैं, तो सी जॉइंट पे जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि एफ ए सी या एफ सी ए दोनों सेम होंगे, एफ बी सी या एफ सी बी दोनों सेम होंगे। ऑल राइट, तो इसी तरह से सारे मेंबर्स कवर हो गए, इसलिए जॉइंट सी को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते तो हम बी से स्टार्ट करते और उसके बाद ए पे मूव कर जाते, या फिर ए और सी यूज़ करके भी सेम आंसर्स हमारे पास आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो फोर्सेस थे वो दोनों ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में थे या पर्टिकुलर एंगल पे थे, तो फिर इसे भी रिजॉल्व करना पड़ता और इसे भी रिजॉल्व करना पड़ता, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम की और ज़्यादा बढ़ जाती। यहाँ पर क्या था कि दो फोर्सेस ऑलरेडी अलाइन थे, तो सिर्फ एक को हमें रिजॉल्व करना पड़ा, इसलिए प्रॉब्लम ईजी हो गया। तो ये क्वेश्चन है ट्रस एनालिसिस का। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। जिनको ट्रस एनालिसिस में दिक्कत थी, स्टार्टिंग में लिखा था जिनमें, उनको क्लियर है? कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ओके फाइन। ट्रस एनालिसिस जो है, ये सभी जो इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है। हमने देखा होगा, हमने रिजोल्यूशन जो पढ़ा था वो भी इसमें एक साथ आ गया, उसके बाद जो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करे थे वो भी इसके अंदर आ गए, उसके बाद जो साइन का कन्वेंशन था वो भी इसके अंदर आ गया। तो ये सब कुछ को साथ में लेते हुए चलता है। वेरिएशंस इसमें क्या देखने को मिल सकते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। हो सकता है अब एक मेंबर की जगह एक दो मेंबर्स और ऐड कर दे, तो इस केस में फिर तुम्हें नंबर ऑफ़ जॉइंट्स ज़्यादा एनालाइज करने पड़ेंगे। तो जॉइंट ए बी डी ई सी, 5 जॉइंट्स जब इसके अंदर कैलकुलेट करोगे उसके बाद जाके इसका एनालिसिस पूरा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन नंबर ऑफ़ जॉइंट्स तुम देख सकते हो कि किस किस को सिलेक्ट करने पर जो क्राइटेरिया पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग जॉइंट सेलेक्ट करो और फिर इसको एनालाइज करो। ज़्यादा इसमें वेरिएशंस है नहीं, सिंपली बस नंबर ऑफ़ जो फ्रेम्स हैं वो बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ चेंजेस इसमें नहीं है। प्रोसेस सेम रहेगा, एक एक जॉइंट उठाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। इसके बाद जो दो टॉपिक और बच रहे हैं, दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस दो को भी कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले 5 मिनट का और एक ब्रेक कर लेते हैं। तो 6 बजे स्टार्ट करते हैं, 5 से थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, 6 बजे वापस स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, सी जी और एम ओ आई दो टॉपिक्स हैं, मोस्ट प्रॉबेबली 30 मिनट्स में या 40 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे। 6 बजे दोबारा मिलता है।